क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आर्थिक समीक्षा और बजट के महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमारी सभी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट रहेंगे। आर्थिक विकास दर की अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास दर पिछले गत वर्ष 2020-21 में -7.3 रही थी, जो कोविड का प्रभाव था। वहीं चालू वर्ष में अर्थात 2021-22 में विकास दर का अनुमान 9.02% रखा गया है। वहीं अगले साल अगले वित्त वर्ष के लिए 1 अप्रैल 2022 से 30 मार्च तक के लिए 2022-2023 तक है, उसके लिए 8.0 से 8.5% का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगर इसी अनुमानों की हम बात करें तो NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा 9.2, राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 9.2% का अनुमान था और वर्ल्ड बैंक का अनुमान जो था वह 8.3%। अर्थात वर्ल्ड बैंक के सिमिलर ही हमारी इकोनॉमिक सर्वे ने अनुमान व्यक्त किया है 8 से 8.5 का अगले वित्त वर्ष में रहने का। वहीं हम 2021-22 के कृषि क्षेत्र में वृद्धि की अगर बात करें तो वो है 3.9, जो पिछले वर्ष की 3.6 से कुछ अधिक है। वहीं औद्योगिक वृद्धि दर की बात करें तो वो है 11.8, जो 7% से बहुत ज़्यादा है पिछले वर्ष की। सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो 8.2% के 2021-22 में रहेगी। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करें तो वो है 31 दिसंबर 2021 तक $634 बिलियन, जो हमारे आयात निर्यात के भी मुकाबले ज़्यादा है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.6% पर है, जो सहन योग्य है। इस बजट को तैयार करने में मुख्य भूमिका जो निभाते हैं वो मुख्य आर्थिक सलाहकार निभाते हैं, जो इस समय बी अनंत नागेश्वरन है। पीछे दिसंबर 2021 में ही कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब रिटायर हुए थे। अगर हम भारत में स्टार्टअप की बात करें, जो इस आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत ज़्यादा इस पर बल दिया गया था, तो 2016-17 में जहां भारत में 737 स्टार्टअप थे, वहीं 2021-22 में इनकी संख्या बढ़कर 14,000 तक पहुंच चुकी है, जो पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत को तीसरी पोजीशन पर लाते हैं। कृषि निर्यात जो है वो 2020 की तुलना में 23.2% बढ़कर $31 बिलियन का हो गया है। अब हम बात करते हैं बजट के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। बजट की बात करने से पहले हम भारत के पहले बजट की बात करते हैं, जो है 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था षणमुखम चेट्टी द्वारा। पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी, और अब तक सर्वाधिक बार जो बजट पेश किया है वो 10 बार मोरारजी देसाई ने पेश किया है। 2016 से पहले बजट फरवरी के अंतिम दिन पेश होता था, परंतु 2017 से ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 2017 तक रेल बजट अलग से पेश होता था, लेकिन 2017 में इसे आम बजट में ही मिला दिया गया। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये पेश किया। हमारे जो बजट का प्रावधान है वो अनुच्छेद 112 में मिलता है, जहाँ बजट शब्द का उल्लेख नहीं होकर वार्षिक वित्तीय वितरण का उल्लेख है। अर्थात हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट में चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जो है वो 6.9% के रहेगा, जबकि इसका बजट अनुमान जो था पहले 6.8 का था, लेकिन रहा उससे थोड़ा ज़्यादा 6.9%। और अगले वर्ष का जो अनुमान लगाया गया है वह है 6.4%। आर्थिक विकास दर 9.2% रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इस बजट में डिजिटल करेंसी अर्थात क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफ़र और गिफ्ट पर 30% टैक्स लगाया गया है, तथा RBI द्वारा एक स्वयं की डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की जाएगी। गेमिंग एनिमेशन के लिए प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। भारत सरकार का मानना है कि ये क्षेत्र एक उभरता क्षेत्र है, इसमें भारत को भी प्रयास करने चाहिए। भारत सरकार द्वारा ई पासपोर्ट चिप आधारित सेवा लॉन्च की जाएगी, जिसमें भारतीय पासपोर्ट और ज़्यादा भरोसेमंद बनेगा। ऑनलाइन शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। PM ई विद्या योजना लागू की जाएगी, जिसमें 200 चैनल खोले जाएंगे जो 1 क्लास 1 चैनल पर आधारित होंगे। केन बेतवा के साथ 5 और नदियां जोड़ी जाएगी,
जिसका कुल बजट 44,605 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें दमन गंगा पंजाल, पार ताप्ती नर्मदा, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी होगी। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, अर्थात ग्रामीण परिवेश में जहां बैंकिंग सुविधा कम है वहां पर ये 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोली जाएगी। इस बजट में रक्षा बजट में वृद्धि की गई है। इसमें 5.25 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है, 47,000 करोड़ रुपये ज़्यादा है। किसानों के खातों में 2.37 लाख करोड़ MSP के आएंगे। अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी तथा 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस बैंकों से जोड़े जाएंगे। PM किसान निधि के अंतर्गत इस बजट में 68,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये PM किसान निधि 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी, जो 6,000 रुपये पर ईयर किसान के खाते में डालते हैं डायरेक्ट। खेती में ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। 100 गति शक्ति कार्गो शामिल किए जाएंगे। गंगा के 5 किलोमीटर दायरे में जैविक खेती भी प्रारंभ की जाएगी। नाबार्ड के माध्यम से एग्रीकल्चर स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे। PM आवास के लिए 48,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। मिशन वात्सल्य के लिए 1472 करोड़ रुपए का। सक्षम आंगनबाड़ी के लिए 2 लाख आंगनबाड़ियों का विकास किया जाएगा। पोषण योजना 2.0 के लिए 10,433 करोड़ रुपए का आवंटन है तथा भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 86,606 करोड़ का खर्च रखा गया है। इस बजट में GDP में 30% योगदान जो रहता है वो MSME क्षेत्र का रहता है। इनके लिए भी इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी का डोज रखा गया है, अर्थात इनको 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज भी दिया जाएगा। प्रीवियस नामक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाएगा, जो ग्रीन क्लियरेंस के लिए होगा उद्योगों के लिए। ये सिंगल विंडो पोर्टल आधार पर कार्य करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग का दूसरा चरण भी शुरू होगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी, जो PPP आधार पर 4 स्थानों पर होंगे। PM गति शक्ति में 25,000 किलोमीटर तक विस्तारण किया जाएगा। अब हम देखते हैं भारत सरकार पैसे कहाँ से लेती है। सबसे ज़्यादा जो लेती है वो उधार व अन्य से लेती है, 35 पैसे। GST से भारत के पास आते हैं 16 रुपये 16 पैसे। निगम कर से आते हैं 15 पैसे। आय कर से आते हैं 15 पैसे। सीमा शुल्क 5 और यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसे। ये तो है सरकार के इनकम के सोर्स। और जो खर्च है वो ब्याज अदायगी में 20 पैसे। करों में राज्यों का हिस्सा चला जाता है 17 पैसे। केंद्रीय योजनाएं हैं 15 पैसे। वित्त आयोग में चला जाता है 10 पैसे। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में है 9 पैसे। सब्सिडीज़ में चला जाता है 9 पैसे और रक्षा में है 5 पैसे। तो ये था हमारी आर्थिक समीक्षा और बजट के कुछ महत्वपूर्ण पहलू जो सभी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है।